हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसे फर्स्ट हम पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, बॉडी टू मेंटेन इट्स चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स चेंज ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी बॉडी अगर अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, या तो वो मोशन में हो या वो रेस्ट में हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे और इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ग्रेटर देन मास ग्रेटर देन इनर्शिया। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक 50 केजी की वस्तु रखी हुई है, एक 80 केजी की वस्तु रखी हुई है। तो हमको खिसकाने में किसको ज़्यादा तकलीफ होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर 20 केजी का ऑब्जेक्ट का हम रख दें तो उसको खिसकाने में हमको आसानी होगी, क्योंकि उसकी मास कम है। मास कम है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है। इसके तुलना में अगर 80 केजी यहाँ पर रखा हुआ है, इसको अगर हम खिसकाना चाहें, उसकी मास ज़्यादा है तो इसको खिसकाना हमें काफ़ी तकलीफ होगी, 2-3 आदमी की ज़रूरत है। तो यही कारण है कि हम अपने घर में चेयर को अकेले ही हम खिसका लेते हैं, अकेले ही उठा लेते हैं, क्योंकि उसका मास कम है। और एक भारी हैवी जो अलमारी होता है या तुम्हारा रैक है जिस पर बहुत सारे किताब रखे हुए हैं, उसको खिसकाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही कारण है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर दूसरा एग्जांपल, अगर कोई प्लास्टिक का बॉल है और एक मेटल का बॉल है, दोनों का साइज और शेप एंड साइज सेम है, यानी वॉल्यूम उसका सेम है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? अगर हम सेम वेलोसिटी दे दें, अगर वेलोसिटी हम 20 मीटर पर सेकंड से हम फेंकें, तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा है, यानी कि मेटल बॉल का मास ज़्यादा है, इसीलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। यही हमारा जो है इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में न्यूटन ने क्या कहा है, क्या था उनका, आज हम काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट्स मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन until and unless दो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक वो रेस्ट में रहना चाहता है या वो मोशन में रहना चाहता है। अदरवाइज इसका अगर नोट इंपॉर्टेंट नोट अगर बोला जाए इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, तो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सपोज मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स F1 F2 F3 F4 अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इफेक्ट जो होगा सभी फोर्सेस का, वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें यह भी देता है कि रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका दूसरा पहलू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यही है जो हमको न्यूटन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है कंप्लीट होती है। आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड। तो अब हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझाने से पहले या समझने से पहले हमको मोमेंटम का कांसेप्ट जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वही फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहां पर वेक्टर से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, सपोज उसकी वेलोसिटी v1 है, तो उसका मोमेंटम m into v1। अगर कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी जो हो सपोज v2 हो गई, तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m into v2। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? v2 minus v1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो mv2 माइनस mv1। तो अगर हमको बोलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसका रेट क्या है, दर क्या है मोमेंटम चेंजिंग होने का, तो हम क्या करेंगे? टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग जो न्यूटन स्टॉप, तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पहले मोमेंटम का कांसेप्ट हम देख चुके थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो अभी उसी का हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब उसी को लीड किया गया आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक स्टेट बोलता है, ये जो लॉ है वो बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम में चेंजिंग की जो रेट है वो कितना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्सेस लग रही है 2 3, तो उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो इफेक्ट है वो जीरो कभी नहीं होगा, मतलब बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा, वो अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ जो है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे यहाँ पे अगर हम ये एग्जांपल देखें, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये ए है, अगर इधर फोर्स F1 लग रही है, ठीक है, मान लो 3 न्यूटन, तो इधर F2 लग रही है 4 न्यूटन, तो ये जिसका जो रिजल्टेंट है F2 माइनस F1 वो 1 न्यूटन है। तो ये जो है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन अगर F1 विद 3 न्यूटन, F2 विद 3 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये बैलेंस फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। तो ये है हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट, तो जो हम थोड़ा सा हम बता दिए। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट मोमेंटम में चेंजिंग तभी आएगा जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा, तब जाकर उसको मोमेंटम में चेंजिंग होगा। और ये जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंजिंग होगा उतना ज्यादा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा। कहने का मतलब अगर हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंजिंग आएगा। यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम मैथमेटिकली यह बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इज कॉल्ड एज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज हम बताए थे न्यूटन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि p2 p1/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, यानी f जहां क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो f या और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि mv2 mv1/t। तो इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटाते हैं, एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर k लिए हैं इनटू m इनटू v2 माइनस v1, ठीक है। अब हम m को जो है बाहर निकालिए, जो कि दोनों में कांस्टेंट कॉमन है, तो बाहर निकालिए तो यहां पर आ गया v2 माइनस v1/t, जहां k को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ये नियम है। तो यहां पर जो है k इक्वल टू है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हम बोलते हैं। तो अब यहां से हम k इक्वल टू f इक्वल टू k m, और a की जगह पर हम मोशन इक्वेशन से हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है v2 माइनस v1/t। एक्सेलरेशन जो है a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो हम इसके जगह पे v2 माइनस v1/t की जगह पे हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया f इक्वल टू k m और a आ गया। अब अगर हम k की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो उसके सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट लेना पड़ेगा, यानी कि 1 लेना पड़ेगा। अगर हम f को 1 ले लें, m को 1 ले लें और a को भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो k की वैल्यू हम 1 फाइंड आउट करने के बाद इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो f m * a आ जाएगा। यही हमारा जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन है।